हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल अनुज एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो है 10th क्लास की एसएसटी, जिसमें हम एमसीक्यू की सीरीज लॉन्च कर रहे हैं और इसमें हम डेली कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारा फर्स्ट डे है और हम शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी के साथ। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसोर्स। ये पूछ रहे कि एक रिसोर्स की जो करेक्टरिस्टिक है यानी कि विशेषता क्या होती है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, इट इज ए मैन मेड प्रोडक्ट। क्या सभी रिसोर्सेज मैन मेड प्रोडक्ट होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन है, इट इज नेचुरली अवेलेबल। क्या सभी जो रिसोर्सेज है नेचुरली अवेलेबल होते हैं? ये भी बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन हम देखते हैं, इट हैज यूटिलिटी। इनका एक उपयोग है एंड कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। और क्या हो सकते हैं? मनुष्य की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारा राइट हो सकता है। बढ़ते हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हमारा डी है, इट इज ऑलवेज रिन्यूएबल। क्या सभी जो रिसोर्सेज है वो रिन्यूएबल होते हैं? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पूछ रहे कि इनमें कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। तो कोल, कोयला बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही बार यूज किया जा सकता है। पेट्रोलियम भी एक ही बार यूज किया जा सकता है। नेचुरल गैस की बात करें तो ये भी एक ही बार यूज किया जा सकता है। लेकिन सोलर एनर्जी, ये हमारा क्या है? एक कंटिन्यूसली रिसोर्सेज है, यानी कि ये क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच टाइप ऑफ सोयल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जो कि सुटेबल है ग्रो पैदा करने के लिए टी और कॉफी, जो चाय और कॉफी पैदा करने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती। तो इसमें ऑप्शन ए है, ब्लैक सोयल। देखो, जो ब्लैक सोयल है, इट इज फेमस फॉर कॉटन ग्रोइंग। इसमें कॉटन बहुत ज्यादा उगाया जाता है और इसका जो फॉर्मेशन है वो लावा मिट्टी से होता है, लावा सोयल से। तो ऑप्शन ए तो हमारा हो नहीं सकता। ऑप्शन बी, लेटेराइट सोयल। जी हाँ, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जो लेटेराइट सोयल है, ये टी और कॉफी दोनों के लिए बहुत यूजफुल होती है। मेनली जो हमारे साउथ के तीन स्टेट हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, यहाँ पर क्या होता है? कॉफी की पैदावार होती है लेटेराइट सोयल में। इसके बाद आप एक शब्द और ध्यान रखेंगे, कैसियो, मतलब काजू। काजू की पैदावार के लिए भी ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और काजू जो मेनली इस मिट्टी में उपजाया जाता है, वो भी तीन स्टेट उसके लिए बहुत फेमस है। पहला है हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरला और थर्ड है तमिलनाडु। ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच टाइप ऑफ सोयल डेवलप ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। पूछ रहे कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसका निर्माण हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल में होता है। तो ब्लैक सोयल के बारे में जैसा कि मैंने नहीं बताया, इसका फॉर्मेशन तो लावा से होता है। लेटेराइट सोयल जो है, ये हमारे क्या होती है? हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर का रिजल्ट होती है। देखो इसमें क्या होता है, जब मान लो कि ये एक क्या है? सोयल है और इसकी ये लेयर है। जब यहाँ पर हाई टेम्परेचर होने के, टी हाई होने के कारण क्या होता है? रेनफॉल अधिक होता है। जब यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है तो उससे क्या होता है, जो पानी है यहाँ पर, वो क्या होता है? इस मिट्टी की निचली वाली लेयरों में चला जाता है, बहुत गहराई तक। और मिट्टी की निचली लेयर में पानी जाने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड लीचिंग। इस शब्द इसमें यूज किया गया है, लीचिंग। तो लीचिंग का मतलब होता है पानी का जब मिट्टी की निचली परतों तक पहुंच जाना, जिसे हिंदी में निक्षालन भी कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारी लेटेराइट सोयल क्या है? सही ऑप्शन है। रेड सोयल में क्या होता है? Fe की एफिशिएंसी होती है। और डेजर्ट सोयल, ये ऑप्शन हो नहीं सकता।
बढ़ते ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। दूसरे के इनमें से कौन सा एक ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि क्या हो सके, रिसोर्स को सुरक्षित या संरक्षित किया जा सके। तो पहला है सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। यदि हम रिसोर्सेज का क्या करेंगे, सस्टेनेबल यूज करेंगे, यानी कि सही तरीके से यूज करेंगे तो भी क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। तो ऑप्शन ए तो हमारा हो नहीं सकता। ऑप्शन बी है ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब बताइए, अगर हम किसी भी रिसोर्सेज का ओवर यूज करने लग जाए तो उससे क्या होगा, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट है। ऑप्शन सी देखते हैं, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। किसी चीज को रिसाइकल करना और रीयूज करना, यानी कि उसको एक प्रकार से कंजर्व भी किया जा रहा है। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनीकरण, मतलब पेड़ उगाए जाने, अब जहाँ भी पेड़ उगाए जाएंगे वहां क्या होंगे, रिसोर्स खुद ही खुद कंजर्व हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। पूछ रहे हैं कि लैंड डिग्रेडेशन का प्रोसेस क्या है। पहले समझिएगा लैंड डिग्रेडेशन है क्या। देखिएगा, इसका मतलब होता है जमीन का निम्नीकरण हो जाना। और अगर सरल भाषा में हो तो बताऊं तो जमीन का उपजाऊ न रहना, क्या है, लैंड डिग्रेडेशन है। अब पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस है जिससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो पहला है कन्वर्टिंग बैरन लैंड इनटू फर्टिलाइज्ड लैंड। तो देखो यहाँ बैरन लैंड, बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि, और फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ भूमि। अब आप ही बताओ, यदि हम बंजर भूमि को फर्टाइल यानी कि उपजाऊ भूमि में बदलते हैं तो कैसे लैंड डिग्रेडेशन होगा, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्टिव लैंड इनटू अनप्रोडक्टिव लैंड। अब बताइएगा, यदि हम प्रोडक्टिव यानी कि एक उत्पादक जमीन को ऐसी जमीन में हम कन्वर्ट कर दें जो कि कुछ भी उत्पाद वहां पर पैदा ना होते हो, तो उससे क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा। जी हाँ, बिल्कुल 100% लैंड डिग्रेडेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ फसल उगाई जाती थी, प्रोडक्टिव थी, और अब प्रोडक्टिव नहीं रही। ऑप्शन सी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन लैंड, ये भी नहीं हो सकता। यूजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन। पूछ रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। देखो, इसे बहुत आसान भाषा में अगर हम समझे तो क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको इस प्रकार से समझो कि जो प्रेजेंट की जनरेशन है वो रिसोर्सेस को इस प्रकार से यूज करे कि जो फ्यूचर की जनरेशन है, फ्यूचर की जनरेशन है उसके लिए क्या हो, रिसोर्स की क्या हो, एंड ना हो। यानी कि वर्तमान में, प्रेजेंट में रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करना कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वे सुरक्षित रहे, कंजर्व रहे। वो क्या कहलाता है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। और मैं आपको बता दूं, जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनकी संख्या 17 है। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो इस हिसाब से हम बढ़ते हुए अपने ऑप्शन देखते हैं। यूजिंग ऑल रिसोर्सेज एट वंस, यदि देखिए ये कह रहे हैं यदि सारे के सारे रिसोर्सेज एक ही समय पर यूज कर लेंगे तो क्या उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये तो सब खत्म हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। ऑप्शन बी है यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियली फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो रिसोर्सेज है उनका यूज इस प्रकार से करना है कि जो भविष्य की पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन है, उनके साथ न्याय हो सके। तो यानी कि इसका ऑप्शन भी क्या होगा हमारा, राइट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेशनल रिसोर्सेज। पूछ रहे कि इनमें से कौन सा एक नेशनल रिसोर्सेज है। फॉरेस्ट नेशनल रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। प्राइवेट लैंड, ये भी नहीं हो सकता। रिवर्स, ये भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। रोड, रोड जो बनाने का काम है वो क्या होता है, गवर्नमेंट का होता है। और गवर्नमेंट जो होती है वो कहाँ की होती है, नेशनल गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट होती है, यानी कि तो इसलिए रोड क्या हो गए हमारे नेचुरल, वो सॉरी नेशनल रिसोर्सेज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। पूछ रहे कि मेन ऑब्जेक्टिव, मेन वजह क्या है जिसकी वजह से हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ रही है इंडिया में। पहले देखते हैं, एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी नहीं हो सकता।
रिड्यूसिंग रिसोर्सेज कंजर्वेशन। रिड्यूसिंग का मतलब घटा देना, रिसोर्सेज कंजर्वेशन यानी कि रिसोर्स को कंजर्व करने को अगर हम कम कर दें, मतलब कि किसी भी चीज का संरक्षण कम कर दे रिसोर्स का, तो क्या उससे जो है रिसोर्स प्लानिंग हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इसको देखा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि रिसोर्स का इस तरीके से यूज किया जाए कि फ्यूचर जनरेशन को कोई समस्या ना हो। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंक्रीजिंग डिफोरेस्टेशन यानी कि निर्वनीकरण, जिसको हम बोलते हैं जिसमें पेड़ों को काटा जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस ऑन। जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो किस चीज पर फोकस है? पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली। देखो पहले तो यहाँ पे शब्द देखो, जो वर्ड है ओनली, मैं आपको इधर बताता हूँ। ओनली, नेवर, इस प्रकार के जो वर्ड है ना, ये एक्सट्रीम कंडीशन शो करते हैं। और मैं बता दूं एमसीक्यू क्वेश्चन में ये खासियत होती है कि ये जो वर्ड है जब भी एक्सट्रीम कंडीशन शो करते हैं तो 95% केसेस में ये रॉन्ग ही होते हैं। तो पहला कारण तो ये हो गया इसके रॉन्ग होने का। सेकंड कारण ये है, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ओनली। यहाँ पे देखो ओनली आया। दूसरी बात, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए किया जाता है? ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी है हमारा बैलेंस्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि इस तरीके से जो है रिसोर्सेज का यूज करना है कि फ्यूचर जनरेशन में क्या हो, एक बैलेंस बना रहे, यहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल है। यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप सोयल इज बेस्ट सुटेड फॉर ग्रोइंग कॉटन। पूछे कौन सी ऐसी सोयल है जो कि अच्छे से सूट करती है जिसमें हम कॉटन को उगा सकते हैं? तो अभी हमने पीछे भी इसके बारे में जिक्र करा था। जो ब्लैक सोयल है, दिस इज फेमस फॉर ग्रोइंग कॉटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सोयल कंजर्वेशन। पूछ रहे कि इनमें से कौन सा एक मेथड नहीं है जिससे सोयल को क्या करा जाए, कंजर्व किया जाए? तो पहला है टेरिस फार्मिंग, ये तो बिल्कुल सही है, हो सकता है। ओवरग्रेजिंग यानी कि चारागाह का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, अभी देखते हैं इसे। तीसरा है कंट्रोल फ्लोइंग, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी नहीं हो सकता, इससे तो सोयल कंजर्वेशन किया जाएगा। पहाड़ी इलाकों में इस जो है कंट्रोल फ्लोइंग और टेरिस फार्मिंग का यूज किया जाता है। शेल्टर बेल्ट्स, ये भी नहीं हो सकता। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है ज्यादा चारागाह, जो जहाँ पे ज्यादा चारागाह होते हैं तो वहां की जमीन क्या हो जाती है, थोड़ी सोयल इरोजन की समस्या वहां पर उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब वहां सोयल कंजर्वेशन नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय। कह रहे हैं कि जो लैंड डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस है निम्नीकरण का, वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है डिफोरेस्टेशन, यानी कि निर्वनीकरण करके पेड़ों को काट कर। क्या पेड़ों को काट कर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी है ओवर इरिगेशन, का मतलब होता है सिंचाई बहुत ज्यादा कर देना। क्या ज्यादा सिंचाई करने से लैंड डिग्रेडेशन कंट्रोल हो जाएगा? नहीं। इसके बारे में आपको बताऊं, हमारे 3 स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, और थर्ड है यूपी का कुछ एरिया। यहाँ पर क्या होता है, ओवर इरिगेशन इतना ज्यादा किया जाता है कि यहाँ की जो लैंड है वो लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, वहां का जमीन का निम्नीकरण हो जाता है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे इन 3 स्टेट को, ये बहुत जरूरी है। तो ये भी नहीं हो सकता है जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल किया जा सके। थर्ड ऑप्शन है हमारा एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनीकरण या पेड़ लगाना, पेड़ उगाना। अब बताओ, जब कहीं पर पेड़ उगाए जाएंगे तो क्या वो लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करेगा? जी हाँ, बिल्कुल कंट्रोल करेगा। फोर्थ है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण से तो वैसे लैंड डिग्रेडेशन होगा, यानी कि ये भी नहीं है। हमारा ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पूछ रहे हैं कि मेन कारण क्या है लैंड डिग्रेडेशन का पंजाब में? तो अभी हम इसे पीछे करके आ रखे, ओवर इरिगेशन यानी कि ज्यादा सिंचाई करने के कारण क्या है, लैंड डिग्रेड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15,
विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। पूछ रहे कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें जो लार्जेस्ट एरिया है फॉरेस्ट कवर में। तो इसका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, मध्य प्रदेश। और यहाँ पर 30.72% क्या है, फॉरेस्ट कवर एरिया है। ये आप डाटा जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज द मेन रीजन फॉर सोयल इरोजन इन हिली एरियाज। पूछे कि सोयल इरोजन का हिली एरियाज में क्या मेन कारण है। तो पहले देखते हैं डिफोरेस्टेशन। सेकंड है हमारा ऑप्शन बी है हमारा, इसे अभी हम लोग के चलते हैं। ओवर इरिगेशन यानी कि ज्यादा सिंचाई कर देना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी जो है सोयल इरोजन नहीं होगा पहाड़ी क्षेत्रों में। अर्बनाइजेशन से भी नहीं होगा। डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का काटा जाना। तो ये क्या होगा, यही हमारा ऑप्शन है करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा, मान लो कि ये एक हिली एरिया है और यहाँ पर ये खेत है। अब क्या हुआ, एक दिन यहाँ पर बादल बना और उसमें से बारिश हुई। जब बारिश हुई तो ये पानी जो है ये क्या है, नीचे की ओर को फ्लो करेगा। और जब नीचे की ओर को फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा, इसके साथ ये मिट्टी को भी काट कर ले जाएगा। लेकिन आप जरा सोचिए, अगर यहाँ पर किसी वजह से प्लांट और ट्री यहाँ पर होते तो क्या मिट्टी के कटान को आसान कर देते? नहीं, इनसे फिर मिट्टी का कटान कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए डिफोरेस्टेशन क्या है, एक मेन कारण है सोयल इरोजन का हिली एरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ सोयल हैज द हाईएस्ट वाटर रिटेंशन। पूछे कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें पानी धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो इसके लिए हम ध्यान रखेंगे बिल्कुल क्ले सोयल में ये जो है प्रॉपर्टी होती है कि वे हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी रखते हैं। नेक्स्ट, रेड सोयल इज रिच इन। पूछ रहे कि जो रेड सोयल है उसमें किस चीज की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो इसको आप याद रखेंगे आयरन, कभी कभी एफ भी दे देता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये भी क्या है, आयरन को डिनोट करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 है, द मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन राजस्थान इज। पूछ रहे कि राजस्थान में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कारण क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है इरिगेशन। क्या इरिगेशन हो सकता है, यहाँ तो वैसी सिंचाई की बहुत प्रॉब्लम है, तो ओवर इरिगेशन कहाँ से होगा। ओवर ग्रेजिंग, ये हम रोक के चलते ये हो सकता है। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन इसलिए देखो, लैंड डिग्रेडेशन जो है डिफोरेस्टेशन से होता है। लेकिन जब बात हमें पर्टिकुलर स्टेट राजस्थान की करते तो हम भी जानते हैं कि यहाँ तो खुद ही पेड़ कम उगाए जाते। तो डिफोरेस्टेशन कहाँ से होगा, कहाँ से पेड़ काटे जाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हो सकता। ओवर ग्रेजिंग, यहाँ पर क्या दिक्कत है, राजस्थान में चारागाह, चारागाही बहुत ज्यादा होती है, यानी कि पशुओं को बहुत ज्यादा चराया जाता है, जिस कारण क्या होता है, वहां का लैंड डिग्रेड हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सोयल इरोजन इन डेजर्ट एरिया। पूछ रहे कि डेजर्ट एरिया में सबसे बड़ा कारण क्या है सोयल इरोजन का। देखिएगा, पहला है हैवी रेनफॉल, ये तो हो ही नहीं सकता, बारिश वैसी बहुत कम होती ऐसे एरियाज में। ऑप्शन बी हमारा है स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो इसे हम अभी रोक के चलते हैं, देखते हैं पहले। ओवर इरिगेशन, ये बिल्कुल है ही नहीं, सिंचाई की तो बहुत समस्या है। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन के बारे में जैसा कि हमने बताया कि वहां पेड़ है ही कम, तो काटेगा कौन, काटने की तो कंडीशन ही नहीं आती। तो यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग विंड हमारा राइट आंसर होगा। कैसे, कैसे समझिएगा, अगर आप राजस्थान गए होंगे तो आपको रेत के टीले मिले होंगे कुछ इस प्रकार के, जिनमें छोटे छोटे धूल के कण होते। अब एक बार बताइएगा, मान लीजिएगा इधर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड चली, स्ट्रॉन्ग विंड चली। अब यहाँ की जो मिट्टी थी, यहाँ के तो धूल करते, उसने क्या करा, अपने साथ उनको उड़ा लिया। और उड़ा कर वे कहाँ गए, किसी दूसरी जगह पर पहुंच गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ढेर लग गया। फिर यहाँ पे तेज हवाएं चली कभी, तो यहाँ से उड़ गए, ये फिर क्या हो गए, दूसरी जगह पहुंच गए। तो इससे क्या होता, मिट्टी एक जगह पर नहीं टिक पा रही, उसका बार बार क्या हो रहा, कटान हो जा रहा। इसलिए सोयल इरोजन की जो डेजर्ट एरियाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है, रीजन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड्स है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो गाइस, आज के हमारे सेशन में ओनली 20 क्वेश्चन थे।
आई होप आपको समझ में आए होंगे। कल की जो वीडियो होगी उसमें हम ज्योग्राफी के 2, 3, 4 यूनिट कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले पहले सभी एसएसटी के जितनी भी बुक्स हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं उनके एमसीक्यू कंप्लीट किए जाए और लास्ट के 3 और 4 डेज एग्जाम से पहले थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली जाए। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और जितना भी एफर्ट लगाना है लगा दीजिएगा। लास्ट टाइम चल रहा और एग्जाम ओढ़ खाइए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।